दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। He made a big push for one nation, one law. One nation, one law. यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को पर अब तक का सबसे बड़ा शो देखने वाले हैं। अभी ये डिबेट एक अलग लेवल पे है कि उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंटेंट क्या होना चाहिए। आज तक अभी तक कोई चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मॉडल पेश नहीं किया गया है, तो इसलिए किसी को ये कह देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और कन्फ्यूजन सारा इसलिए है, आप ये कह दीजिए कि साहब जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके किसी राइट्स को आप और किसी प्रैक्टिसेस को आप उनकी कंसेंट के बगैर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक प्रिंसिपल इसलिए बन जाता है क्योंकि वो कम्युनिटी उसको अपने आर्टिकल 25, 26 के राइट से या 20 या माइनॉरिटी कल्चरल राइट से रिलेट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर उनसे निगोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो बात नहीं हो रही। वो कंसल्टेशन अगर होता भी है तो सिर्फ नाम के लिए होता है। तो इसलिए ये डिबेट पहले कि किस प्रिंसिपल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, उसका कंटेंट क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, किस तरह की कम्युनिटी को आप एकोमोडेट करेंगे, किस तरह के रीजन को आप फ्री छोड़ देंगे, क्या आईपीसी और सीआरपीसी को पहले को भी इसके साथ साथ लेकर आप यूनिफॉर्म कर देंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने प्रोविजंस हैं उन सबको आप यूनिफॉर्म कर देंगे। ये सब बड़े सवाल हैं जिस पर पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट की ज़रूरत है, बनिस्बत इसके कि लॉ कमीशन ये कह दे कि साहब ये आप अपने ओपिनियन यस और नो में दे दीजिए और हम एक मॉडल तैयार करेंगे। मेरा नाम MR शमशाद है और मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली बेस्ड एडवोकेट, और लगभग 23 ईयर्स से मैं वकालत से जुड़ा हुआ हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में अब मेरी वकालत ज़्यादा है और शुरुआत मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से किया था। और शुरू में मेरी कॉमर्शियल प्रैक्टिस थी, बट अब मिक्स प्रैक्टिस है जिसमें पब्लिक लॉ से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज मैंने किए हैं पास्ट में। चाहे वो ट्रिपल तलाक जजमेंट जो आई है उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर बाबरी मस्जिद से रिलेटेड लिटिगेशन हो, हिजाब वगैरह। तो इस तरह से पब्लिक लॉ से रिलेटेड लिटिगेशन में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड केसेस भी किए हैं हमने। देखिए, पर्सनल लॉ क्या है, वो उसकी एक हिस्ट्री है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्यों है, वो दोनों बातें हमें करनी होगी। पर्सनल लॉ को आपको देखना है तो ब्रिटिश और प्री ब्रिटिश ज़माने से देखना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश से पहले की हुकूमत की अगर आप बात करें तो उस वक्त भी उन्होंने जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको छोड़ दिया था कि वो अपने हिसाब से, चाहे वो कस्टम हो, चाहे लॉ ऑफ रिलीजन हो जिसको शास्त्र कहते हैं, वो हो, उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ज़्यादातर उसमें कस्टमरी प्रिंसिपल्स थे और काफ़ी हद तक शास्त्र से रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे। और मुस्लिम्स के यहाँ जो कुरानिक लॉ हैं या कुरान से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं, फ़िक़ह की किताबें हैं, उससे फैमिली लॉ रेगुलेट होता था। अब इशू ये आया जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए और उन्होंने हिंदुस्तान में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, लिबरल प्रिंसिपल्स को लाना शुरू किया। तो उस वक्त ये बात हुई कि साहब जो प्रिंसिपल्स बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो सब पर लागू होगा या कुछ लोगों में एग्जेम्पशंस होंगे। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि साहब जो मुस्लिम्स हैं उनके जो कानून होंगे वो कुरानिक कानून होंगे, क्योंकि कुरान में बहुत सारे फैमिली रिलेशंस के जो रूल्स हैं वो सेट आउट हैं, ज़्यादातर सेट आउट हैं। और जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स हैं जो दूसरे रिलीजन में बिलीव करते हैं, वो उनसे रिलेटेड जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस प्रोविजंस हैं, वो रेगुलेट करेंगे, जो लॉ ऑफ शास्त्र कहा गया उनको। तो इस तरह से दो सेट ऑफ रूल्स तैयार हो गए, एक कुरानिक और एक लॉ ऑफ शास्त्र, जिसमें
जाहिर है कस्टमरी लॉज, लोकल कम्युनिटी बेस्ड रेगुलेशंस इन्वॉल्व थे, वो बन गए। साथ साथ जो एक पैरेलली चल रहा था वो एक ट्राइबल्स का एक की प्रैक्टिसेस चल रही थी। ट्राइबल्स के जो डे टू डे प्रैक्टिसेस में जो रूल्स हैं वो उसको अपने ऊपर इम्पोज करके वो अपने आप को उससे गवर्न करते थे, तो वो भी एक साथ साथ चल रहा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो ये जो एक सेट ऑफ रूल्स डेवलप हुए कुरानिक लॉ से या फिर लॉ ऑफ शास्त्र से डेवलप हुए, उसमें जाहिर है बहुत सारे कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व थे। तो वो जो उसको मिल के बना, उसको मुस्लिम्स ने कुरान और जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उसको पर्सनल लॉ समझा, और नॉन मुस्लिम्स ने जो लॉ ऑफ शास्त्र थे और कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस जिसको वो रिलीजियस प्रिंसिपल समझ के उसको प्रैक्टिस करते थे, उसको उन्होंने अपना पर्सनल लॉ समझा। तो इस तरह ये दो पर्सनल लॉज जो हैं वो डोमिनेंट हैं, जो निकल के आए, जिसको हम आज पर्सनल लॉ समझते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इशू है आज जो बात की जा रही है, वो बात 1947 से पहले शुरू हो गई थी, और 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात आई तो उस वक्त भी इस पर काफ़ी बड़ी डिबेट है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में रिकॉर्डेड है। और ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्मिटी थी कि इस तरह का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ये प्रोविज़न को लाते वक्त जब इस पर बात हुई थी तो द इंटायर हाउस वाज डिवाइडेड एंड मेनी पीपल अपोज्ड इट कि इस पे कोई इस तरह का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी थे और वो लाया गया। बहरहाल वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहा, लेकिन उसको अपोज किया गया, और या फिर उसको बाद में जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनके भी रिजर्वेशंस थे कि एक हिंदुस्तान का अपना एक सिस्टम है जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी की वजह से जो और अलग अलग कानून हैं उन कानून में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब एक फैमिली लॉ की बात आएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर डाइवर्सिटी होगी। तो इन सारे बैकग्राउंड में ये एक प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आया। लेकिन अल्टीमेटली जो आज के दिन ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल बनकर सामने आ रही है। उसको कई सारे एक्टिविस्ट हैं या लॉयर्स हैं, उसको एक लीगल इशू बनाकर जस्टिफाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है हमारे सामने। तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ी हुई है, जहाँ पे रीजन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और डिफरेंट कम्युनिटी बेस्ड लीगल प्रोविजंस हैं और सेपरेटली हैं, तो क्या इसमें इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कम्प्लीटली फैमिली रिलेशन को रेगुलेट करेंगे, उसको यूनिफॉर्मिटी लाने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है? जो अभी की डिबेट कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट निकल के आ रही है वो उसमें 4-5 प्रिंसिपल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। एक तो कहते हैं सेकुलरिज्म, दूसरी बात ये कही जा रही है कि जेंडर जस्टिस का इशू है जो लॉ कमीशन की प्रीवियस रिपोर्ट में भी कहा गया है। फिर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन की बात जैसा कि अभी हमने कही। फिर उसके बाद आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये इश्यूज़ को कहा है। जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो देखिए, सेकुलरिज्म, हमारे मुल्क का जो सेकुलरिज्म है वो अमेरिका या फ्रांस जैसा सेकुलरिज्म नहीं है। हमारे यहाँ एक एकोमोडेटिव सेकुलरिज्म है, जहाँ पर आप देखें हर जगह स्टेट इन्वॉल्व होता है रिलीजियस इश्यूज़ पर। तो उसको ये कह देना कि चूंकि हम सेकुलर हैं इसलिए हम इसको परमिट नहीं करेंगे, वो एक बहुत वैसी बात है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एग्जेम्पशंस किसी कम्युनिटी को दी गई है। फॉर एग्जांपल सिख को कृपान रखने का हक दिया गया है, तो
तो वो क्या, वो एक रिलीजियस तरीका है जिसको को वहाँ जस्टिफाई किया गया है। उसी तरह से कई प्रैक्टिसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म को आप उसी तरह समझेंगे जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के इशू को आप इतना रेडिकल बना के सोचे कि वहां पे कोई रिलीजन की बात ही नहीं होगी। इवन जो सेकुलर लॉ जिसको कहते हैं, जिस पर मेरा एतराज है, जनरल लॉ हम उसको कहना चाहेंगे, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो क्या है? वो एक जनरल लॉ है जिसको लोग सेकुलर लॉ के नाम से कहते हैं। जनरल लॉ में भी वहां पर रिलीजियस इश्यूज को डाला गया है, जबकि वो जनरल लॉ था। तो हमारे सिस्टम में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो उतना क्लियर नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आप कह दें कि साहब ये फैमिली रिलेशन को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, ये सेकुलरिज्म का वायलेशन हो रहा है। दूसरे प्रिंसिपल पे आए जो कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो साहब देखिए, जेंडर जस्टिस के नाम से हमारे हिंदुस्तान में अभी एक कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक कानून तो बना दिया गया, लेकिन आज के दिन में अगर आप देखें तो वो कितना जेंडर जस्ट है। वो उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि भाई वो उससे वुमेन का कितना नुकसान हुआ है। तो कुछ जेंडर जस्टिस ये कह देने से कि हर को बराबरी मिल जाएगी, बराबरी नहीं होती, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी औरतों के लिए अलग प्रोविजंस है, क्योंकि वहां पर एक जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है, जस्टिस के कॉन्सेप्ट में हमेशा इक्वालिटी नहीं होती, वहां पर इक्विटी को देखा जाता है, और इक्विटी की बुनियाद पर आप जस्टिस एस्टैब्लिश करते हैं, सिर्फ इक्वालिटी की बुनियाद पर नहीं करते हैं। मेन जो थ्रस्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अगर मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर इनहेरिटेंस सक्सेशन में आ जाता है। अब इनहेरिटेंस सक्सेशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम्स के यहाँ एक प्रैक्टिस रही है कि अगर आप लड़की से शादी करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो मेंटेनेंस की होती है, डे टू डे नीड्स की होती है, वो मेन पे आ जाती है। इसलिए उसका रिफ्लेक्शन मेंटेनेंस पे भी जाता है, उसका रिफ्लेक्शन इनहेरिटेंस पे भी जाता है। अगर कोई लड़की वो एम्प्लॉयड है और वो उसकी सैलरी हस्बैंड के बराबर है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, शी इज़ द सोल ओनर ऑफ दैट अर्निंग। उसके बाद आदमी को इस बात को बगैर कंसिडर किए हुए कि शी इज़ अर्निंग, ही हैज़ टू मेंटेन हर। सेम वे जब आप इनहेरिटेंस सक्सेशन की बात करेंगे तो पेरेंट्स के यहाँ जो ऑब्लिगेशंस हैं वो डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो लड़कियों पे नहीं है, वो भाइयों पर है, वो चचा पर है, वो रिश्तेदारों पर है। इन्फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक डिफरेंट इशू है। उसको इन्फोर्स अगर कर दे तो वहाँ पर इक्विटी है, बिकॉज वहाँ पे चूंकि लड़कियों पे ऑब्लिगेशन नहीं है, जो मैरिड वुमेन है उन पर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए उस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया है और वो बहुत ही इक्विटेबल ग्राउंड पे स्ट्रक्चर किया गया है। अब सीधा सवाल ये आता है कि उसको कौन करता है? उसको इन्फोर्स कर दीजिए आप, वो बहुत ही इक्विटेबल शक्ल निकल के आ जाएगी। तो जेंडर जस्टिस कहीं और से, किसी और सोसाइटी से उठाकर हिंदुस्तान में लाकर इम्पोज कर दें ये कह के कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, तो वो हर वक्त सही नहीं होता। आप अगर ये समझते हैं कि जो जेंडर जस्टिस का डेफिनेशन यूएस में है और उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनाकर हिंदुस्तान में पेश करना है, तो उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली पर है। तो आप उस फैमिली को, वहाँ के कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली को देख लीजिए, हिंदुस्तान के कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली को देख लीजिए। क्या हिंदुस्तान का समाज जिसमें ट्राइबल्स हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, पारसीज हैं, ज्यूज हैं, वो सारा समाज क्या फैमिली के जो कॉन्सेप्ट हैं जो वेस्ट में है आज, क्या उसको हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट करने को तैयार है? अभी तो सेम सेक्स मैरिज की डिबेट हुई थी, बहुत सारे कंट्रीज ने उसको परमिट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद गई ये कहते हुए कि साहब ये परमिसिबल नहीं है क्योंकि हमारा समाज अलग है, हमारी प्रैक्टिसेस अलग है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है जो
हम एग्री करते हैं उससे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि यू डोंट रिलेट योरसेल्फ विथ ऑल द कल्चर्स विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो आप उस नजरिए से यहां पर इस इशू को क्यों नहीं देखते, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में है। मुस्लिम की तादाद आज के दिन में 20 करोड़ के आसपास है, उससे भी ज्यादा है। तो अगर वो एक पूरी कम्युनिटी इस बात को ये समझता है कि ये इक्विटी के बेस पर एक सिस्टम है जो चल रहा है और आज से नहीं चल रहा, 1400 साल से चल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करना ये कह के कि जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी के खिलाफ है, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत ही साउंड डिबेट नहीं है। जहां तक नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कम से कम 20 ऐसे प्रोविजन निकल के आएंगे जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग रिलीजियस लोगों के लिए अलग अलग प्रोविज़न किया गया है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम ये कहेंगे कि वो नेशनल इंटीग्रेशन के ख़िलाफ़ है? वो इसलिए है क्योंकि इस कंट्री का जो ग्राउंड रियलिटी है, वो उस ग्राउंड रियलिटी को एकोमोडेट करना होता है। और जब उसको आप एकोमोडेट करते हैं और सोसाइटी में आप हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे पीस होता है सोसाइटी में, उससे हार्मनी होती है सोसाइटी में। और ये दोनों जो इश्यूज हैं, पीस एंड हार्मनी, वो नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथेन करता है। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान दो हिस्से में था, एक बांग्लादेश जो आज के दिन जाना जाता है और एक पाकिस्तान जो उस वक्त में वेस्ट पाकिस्तान था। दोनों के लॉ तो सेम थे, दोनों के लॉ सेम थे अगर, तो अल्टीमेटली उसका पार्टीशन 1971 में दो अलग अलग कंट्री में क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि एक पोर्शन जो था पाकिस्तान का, वो दूसरे पोर्शन के जो डाइवर्स प्रैक्टिसेस, डिफरेंट लैंग्वेज थे, उसको एकोमोडेट करने में फेल कर गए। आप उसको कहीं भी उठा लीजिए, इस्लामिक वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज हैं जो एक ही कोड होने के बावजूद वो लोग एक साथ नहीं रह पाए। इवन पाकिस्तान में हिंदूज के लिए इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए कि वो उन लोगों को एक सेपरेट कानून उनके हिसाब से, उनके कस्टमरी और उनके प्रैक्टिसेस के हिसाब से एक विंडो देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस के तरीके से अपने लाइफ को रेगुलेट कर पाएं और वहां पर सोशल ऑर्डर का हिस्सा बन के पीस एंड हार्मनी के साथ रहें। तो दैट इज द पर्पस। ये हिंदुस्तान में रहा है। तो अभी 21st लॉ कमीशन ने ये बात कही है कि आपको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट है लोगों को। तो इन सारे बैकग्राउंड में सिर्फ ये बात कह देना कि नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए हो जाएगा कि हम आइडेंटिटी खत्म कर देंगे, हम डाइवर्सिटी खत्म कर देंगे, लोगों के जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फार्स आर्गूमेंट है। ये एक बोगी है जो खेला जा रहा है नेशनल सेंटीमेंट को इकट्ठा करने के लिए। एक इशू और बार बार सामने निकल के आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आता। देखिए, उस पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा साइटेड केस जो है वो सरला मुदगल का केस है। मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ, लॉ बनाने से अगर ये हो जाता, तो सरला मुदगल केस में जो फैक्ट है कि पॉलीगेमी को हिंदूज़ के यहाँ रोक दिया गया, तो कानून बनाने से पॉलीगेमी रुक जाती। लेकिन उस आदमी ने ऐसा तो नहीं किया, उस आदमी ने अपना रिलीजन चेंज करके पॉलीगेमी कर ली। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बहुत ज़्यादा हवाला देना एक सेंसेशन फैलाने के लिए तो ज़रूरी है, सेंसेशन फैलाने के लिए तो एक बात है
लेकिन उसको बुनियाद बनाकर कानून लाने की जो बात करी जाती है वो बहुत हद तक सही नहीं है। एक वो सोसाइटी जो एक प्लुरल सोसाइटी है या डाइवर्स सोसाइटी है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पर एक कंपल्शन होता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के लीगल मैकेनिज़्म का प्रोविज़न हो। और जब वो अलग अलग लीगल प्रोविज़न बनते हैं, वो रीजन वाइज कम्युनिटी वाइज जब बनते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम ये समझते हैं कि वो प्लुरल सोसाइटी होने की वजह से लीगल प्रोसेस जो है वो भी प्लुरल हो गया, वो भी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सेट ऑफ लोगों पर्सन्स के लिए अलग अलग हो गया, तो उसको हम लीगल प्लुरलिज्म कहते हैं। अगर इंडिया की डाइवर्सिटी वैसी है जिसके बारे में अभी हमने बताया कि अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, उसमें लीगल प्लुरलिज्म के अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक जब स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसको प्लुरल बनाया गया है अलग अलग तरह के लोगों के लिए, तो ये तो जनरल लॉ मेकिंग है। सीपीसी जब बनाया गया तो सीपीसी में एक लिख दिया गया कि ये पर्टिकुलर एरियाज़ में सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो कोर्ट को चलाने का या सिस्टम को चलाने का जो प्रोसेस है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफरेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कई जगह इसका प्रोविज़न किया गया कि साहब ये इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग सेट्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस अलग अलग कानून में किए गए, यही तो लीगल प्लुरलिज्म है। और ऐसा तो है नहीं कि कानून बना देने से हर लोग एक जैसे हो जाएंगे। अगर एक जैसे नहीं हो जाएंगे तो हर लोगों के लिए कुछ न कुछ लीगल मैकेनिज्म तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए लीगल प्लुरलिज्म को मेंटेन करना और स्ट्रेंथेन करना ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जिसके तहत जो सारे इश्यूज़ हैं उसको, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो सेकुलरिज्म का हो, चाहे वो जेंडर जस्टिस का हो, उसको मेंटेन किया जा सकता है इंडियन सोसाइटी में। जब से हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में फंक्शनिंग शुरू हुई है, उसके बाद से बहुत बार ऐसा लगा है एक मुस्लिम कम्युनिटी को कि स्टेट जो पर्सनल लॉ की लॉ मेकिंग हुई है उसमें स्टेट मुस्लिम कम्युनिटी से फेयर नहीं रहा है। उसकी वजह है, उसको इस तरह का एप्रीहेंशन की वजह है। वो वजह ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता है छोटा सा कि आप ये काम करेंगे, यानी एक ज़ाहिर ट्रिपल तलाक जजमेंट एक बड़ी जजमेंट थी, वो शुरुआत कैसे हुआ, वो कोर्ट से शुरू हुआ, वो उसमें मुस्लिम्स का कोई मामला नहीं था, कोर्ट से शुरू हुआ और वो एक ट्रिपल तलाक जजमेंट में कन्वर्ट हो गया। और उसमें एक माइनॉरिटी ओपिनियन थी कि साहब इस पर एक कानून आना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ने, पार्लियामेंट ने तुरंत उस पर कानून बना दिया। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रिसीविंग एंड पे है कम्युनल वायलेंस में, जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी और उनके जान के ज़्यादा नुकसानात होते हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, आज तक कोई कानून नहीं आया। उसी तरह लिंचिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून होना चाहिए। उसके विक्टिम कौन है? इस मुल्क का माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम है, उस पर भी आज तक कोई कानून नहीं आया। उसी तरह से कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो एक चैलेंज बनकर सामने आए हैं और उस पर कानून होना चाहिए, चूँकि उसमें वो इश्यूज़ माइनॉरिटी से रिलेटेड था, इसलिए उस पर आज तक स्टेट ने कोई एक्ट नहीं किया। लेकिन ट्रिपल तलाक का इशू आया, तुरंत एक बहुत ही आर्बिट्ररी कानून लाकर उन्होंने उसको कर दिया। उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कानून आ रहे हैं, वो उस पर रेगुलेशन उनका क्या है कि वो बेसिकली माइनॉरिटी फोकस्ड है, माइनॉरिटी पे अटैक होता है, उसका यूज़ वहाँ किया जाता है। चाहे आप
क्रिश्चियंस की बात कर लें चाहे मुस्लिम्स की बात कर लें, वो वहीं यूज़ किया जाता है। तो माइनॉरिटीज़ इस मुल्क का ये देख रहा है कि साहब जो स्टेट का पावर है वो बहुत रैम्पेंटली उनके ख़िलाफ़ यूज़ किया जा रहा है। सीएए में भी वही बात थी, वही प्रिंसिपल, वही अटैक था। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लास है जो एप्रीहेंसिव है कि ये जो कानून बनाएंगे वो कानून बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज्म को और जो वैसा कल्चर है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सूट करता है और एक ख़ासकर मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जाता है, उसको बहुत ही डोमिनेंट शेप में लेजिस्लेशन का हिस्सा बना देंगे। ऐसा एप्रीहेंशन है जिसकी वजह से इसको अपोज किया जाता है। जहाँ तक अभी तक के एग्जिस्टिंग सिविल लॉज की बात है जिसमें बहुत सारे फैमिली रिलेटेड लॉज को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, उसमें मुस्लिम्स के कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको ऑलरेडी लेजिस्लेटिव डोमेन में लाया जा चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेनेंस का इशू है। मेंटेनेंस का इशू सीआरपीसी में कवर्ड है। कोई भी मुस्लिम लेडी जिसको डिवोर्स होता है वो वहाँ जाकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जिस तरह से और नॉन मुस्लिम लोग करते हैं। तो वहाँ पर एक तरह से ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। भले ही उसके बारे में जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है पहले शाहबानो वगैरह उस बैकग्राउंड में ही है। उसी तरह से आप यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की बात करते हैं लड़कियों के, तो पर्सनल लॉ में बहुत क्लियरली ये बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि एज ऑफ प्यूबर्टी 13, 14, 15 साल में 16 साल में भी हो जाता है। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी कॉमन लॉ बना हुआ है। कॉमन लॉ के अलावा एक क्रिमिनल एक्ट भी आ गया है, पॉक्सो आ गया है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उससे बच पाएँ। तो क्रिमिनल लॉ के थ्रू उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है। तो ये कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल एडॉप्शन का इशू है। वहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी मुस्लिम को अख्तियार है कि वो जाए और बच्चा को जो भी प्रोसीजर वहाँ सेटल किया गया है उस प्रोसीजर के तहत वो बच्चा को एडॉप्ट कर ले, तो वो उसका चॉइस होगा। लेकिन ये जो 4-5 एरियाज़ हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी की बात ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो इस स्टेज पर ये कहना कि हम सारी चीज़ों को यूनिफॉर्म करने जा रहे हैं वो भी एक गलत किस्म का प्रोपेगेंडा है। देखिए, जहाँ तक कोडिफिकेशन की बात है, हिंदू लॉज में 1955 में अलग अलग कानून बना दिए गए और वो कानून आज है और कोडिफाइड माना जाता है। उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल रिलीजन से आए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल जो हैं लिबरल जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसको हिंदू लॉ के नाम पे रखा गया है। तो वो अपनी जगह एक तरह से है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें कस्टम और उसमें लोकल प्रैक्टिसेस की गुंजाइश है। और वो कस्टम क्या है, वो लोकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो कोडिफाइड तो नहीं है। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम्स के यहाँ नहीं है, वो प्रॉब्लम हर जगह है। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करेंगे, वो एक जनरल लॉ है, सबों के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ भी कस्टम की गुंजाइश है। और कस्टम क्या है, वो कोडिफाइड आज तक है नहीं। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे कि वहाँ पर कस्टम क्या है वो प्रूव कर देगा, फिर उसके बेसिस पे कोर्ट फैसला सुना देगी। तो ये एक कोडिफिकेशन का जो इशू है वो मुकम्मल और कंप्लीट कोडिफिकेशन इस तरह की सोसाइटी में बहुत मुश्किल है जहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। जहाँ तक मुस्लिम्स की बात आती है, मुस्लिम्स में काफ़ी हद तक कोडिफिकेशन हो चुका है। देखिए, आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मुल्ला की बुक आती है। मुल्ला की बुक में बहुत सारी चीज़ों को इस्लामिक प्रिंसिपल से उठा के कोडिफाई कर दिया है और उसको कई बार कोर्ट एज इट इज़ उठा लेती है और उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सेप्टेबल ही हैं, यानी ज़्यादातर चीज़ें हैं दैट्स ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस। तो कोडिफिकेशन हुआ है। जहाँ तक कम्युनिटी लेवल की बात आती है
तो कम्युनिटी ने इसको कई बार कोशिश की है करने की, और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन ऑलरेडी कोडिफाइड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक ब्लैक बुक है, उसमें कई चीज़ें हो सकता है कि वो एक मॉडर्न प्रिंसिपल पे कुछ लोगों को एक अजीब लगता है, लेकिन कोडिफिकेशन हुआ है, और उस कोडिफिकेशन को और बेहतर बनाना और एग्जॉस्टिव करना वो एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस चल रहा है, और वो प्रोसेस कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ, ताकि उसके बुनियाद पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट्स हैं और जनरल पब्लिक हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसकी पोजीशन क्या है। जहाँ तक कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं इसके। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके रिलीजियस बुक्स में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसका डायरेक्ट प्रोटेक्शन आर्टिकल 25-26 से है, वो बहुत हद तक अपने आप को एक तरह से चीटेड महसूस करेंगी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर पूरी तरह से आप कस्टम को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी लाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी में फिर कस्टम की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। आप हर इलाके को एक जैसा बनाना चाहेंगे तो वो जो कस्टम, जो लोकल कस्टम्स हैं, वो इतना सोसाइटी में इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है कि उस कस्टम को अगर आप छीन लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगा लोगों के जहन में। तीसरी बात ये होगी कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में जो बहुत सारी गारंटीज़ दी गई थी, उन गारंटीज़ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी बहुत सीरियसली इम्पैक्ट हो जाएगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है, और उस फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग स्टेट को ये अख्तियार है कि वो उस रीजन के कम्युनिटी के बारे में एक सूटेबल कानून बनाए। तो अगर आप एक ही कानून सबके लिए बना देंगे तो वो एक फेडरल स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत सारे लीगल इश्यूज़ सामने आएंगे, और साथ साथ सोशल इश्यूज़ तो सामने आएंगे ही। इशू चूँकि बहुत ही पर्सनल है टू एवरी इंडिविजुअल, तो इसलिए लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। एक कंसल्टेशन होना चाहिए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बुला के लॉ कमीशन को उनके साथ बैठना चाहिए, उनके इश्यूज़ को समझना चाहिए। पिछले कमीशन ने ऐसा करने की कोशिश की थी, कुछ ग्रुप्स को बुलाया था। इस बार उनको ये चाहिए कि बहुत ही लार्जर लेवल पे अलग अलग एरियाज़ में जाएं, वहाँ की कम्युनिटीज़ से बात करें, वहाँ के ट्राइबल ग्रुप से बात करें, रिलीजियस ग्रुप से बात करें, सोशल ग्रुप से बात करें, और फिर उनको इन्वॉल्व करके उनकी राय का एक एहतराम करें, उनको रिस्पेक्ट करते हुए फिर उस इशू को आगे बढ़ाएं। जहाँ तक अलग अलग जो NGOs हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो उस प्रोसेस में रिफॉर्म का जो एक लिंक है कि ऑन द ग्राउंड क्या फैक्ट है और इन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो इसलिए उन ग्रुप्स से लॉ कमीशन का बात करना और उन ग्रुप से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरी बात ये होगी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है कि वो एक कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंटेरियंस की। पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी को इस मामले में बहुत लार्ज लेवल पे कंसल्टेशन करना चाहिए, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, डिफरेंट के अलग अलग मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग लोगों के साथ।
तो ये कंसल्टेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये बात कही थी कि कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके ही ये लॉ बन सकता है, और अगर उस रास्ते को हम आज नहीं अपनाएंगे तो प्रॉबेबली वो जितना हम इससे फ़ायदा करेंगे उससे ज़्यादा शायद नुकसान हो सकता है। इसलिए अलग अलग लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है बनिस्बत इसके कि आप सीधे उस पर एक कानून बना दें।